हेलो एवरीबॉडी, ये जो क्लास मैं अभी ले रहा हूँ, ये क्लास सीए फाइनल में जो नए सम्स इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में जो ऐड हुए हैं ना, उनको मैं सिग्निफिकेंट चेंजेस बोल करके अंडरलाइन किया हूँ और सारे नए सम्स को इंडेक्स वाइज, नंबर वाइज मैं आपको वो सारे नए सम्स करवाऊँगा। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 वाइज नहीं जा करके मैं आपको इंडेक्स वाइज चलूंगा, एक एक करके इंडेक्स का डिस्कशन करूंगा कि इस इंडेक्स में ये सम आए, इस इंडेक्स में ये सम आए हैं। और जो सम के नंबर्स है ना बच्चों, वो स्टडी मॉड्यूल में जो सम नंबर है वो मैंने वही वाले रखे हैं। तो आप यही वाला जो मेरा फाइल है, यही वाला जो वीडियो है, इसको आप देखिएगा, स्क्रीन को रीड करते रहिएगा और साथ में क्लास करते रहिएगा। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा तो आप बैठ के अपने पेन एंड पेपर पे भी बैठ करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपको ना पेन एंड पेपर पे सॉल्व करने लायक लिखने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा ना सम्स, तो थोड़ा सा स्पीड से डिस्कस होगा, बैठ करके लिखने लायक पोजीशन आपका नहीं होगा। तो आइए पहला सम डिस्कस करते हैं। इंडेक्स 1 पे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। An entity has the following trial balance line items. How should these items be classified? Current or non-current as per Ind AS 1. अब आपको अच्छे से मालूम है कि करंट नॉन करंट में असेट का जो क्लासिफिकेशन का बात होता है, उसमें जो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड आइटम्स होते हैं, स्टॉक, डेटर्स वगैरह वगैरह, क्रेडिटर्स या उससे रिलेटेड आइटम्स, तो उसमें एक ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है। और जो अदर आइटम्स होता है उसमें 12 महीना का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उसके ऊपर एक सम दिया, देखो, रिसीवेबल अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन विच द एंटिटी डील्स। तो इसका आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ये रिसीवेबल कलेक्ट होने का उम्मीद रहता है हम लोगों को, तो वो करेंट असेट रहेगा। इसमें ऑपरेटिंग साइकिल वाला पैराग्राफ लिखने का है। अब देखो, कंपनी ने कहीं, क्वेश्चन ने कहीं पर भी आपको ऑपरेटिंग साइकिल कितना दिन का है नहीं बताया। ये डेटर जो रिसीवेबल है कब तक कलेक्ट होगा उन्होंने नहीं बताया, और हमसे बोला है कि क्लासिफिकेशन करके दो। तो हम लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि भाई डेटर है, ये करंट असेट, जो करंट असेट का क्लासिफिकेशन का ऑपरेटिंग साइकिल वाला जो पैराग्राफ है वो लिखना पड़ेगा। और फिर आपको लिखना पड़ेगा कि वी अज्यूम दैट द डेटर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, देयरफॉर इट विल बी क्लासिफाइड एज अ करंट असेट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ए नॉन करंट असेट। ऐसे करके हम लोगों को सजाना पड़ेगा। अभी कुछ क्रिस्टल आंसर हम लोग, एकदम क्लियर आंसर हम लोग इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं है कि ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का है। और ये 4 आइटम का नाम दे दिया, रिसीवेबल, एडवांस टू सप्लायर, इनकम टैक्स रिसीवेबल और इंश्योरेंस स्पेयर। तो आंसर कैसे करेंगे मैं पहले डिस्कस कर देता हूं। तो रिसीवेबल को करंट असेट बोल करके ही लिखेंगे, अज्यूमिंग कि ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। एडवांस टू सप्लायर भी करंट असेट ही लिखेंगे, क्योंकि सप्लायर को पैसा दिए हैं, माल आ जाएगा। इनकम टैक्स में ऑपरेटिंग साइकिल वाला बात रेलेवेंट नहीं है, इसमें 12 महीना वाला क्लॉज के हिसाब से आंसर को अरेंज करेंगे। और इंश्योरेंस स्पेयर्स जो होता है, मेजॉरिटी में वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आता है। अगर है तो वो नॉन करेंट असेट होगा, और अगर वैसा नहीं, अगर इन्वेंट्री के नेचर का है तो फिर वो करेंट असेट बन जाएगा। तो ये बात आपको एक्सप्लेन करके लिखने का है। आइए इंस्टीट्यूट का आंसर आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, अब आप लिखोगे कैसे। तो देखिए पहला वाला आंसर, एज पर पैराग्राफ 66 से आप पैराग्राफ नहीं लिख पाओगे, एज पर इंड AS 1 लिखोगे। An entity shall classify an asset as current when it expects to realize the asset or intends to sell or consume it within the normal operating cycle। क्योंकि डेटर था, रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल आइटम होता है, तो ऑपरेटिंग साइकिल वाला वर्ड लिखना जरूरी होता है। फिर से पैराग्राफ 68 लिखा, हम नहीं लिख पाएंगे, इंड AS 1 लिखेंगे। प्रोवाइड्स द गाइडेंस दैट द करंट असेट इंक्लूड असेट्स विच आर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एक्सेट्रा विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड or realized within the operating cycle even when they are not expected to be realized within 12 months। तो डेटर्स वगैरह को लेकर के हम लोगों को मालूम है कि 12 महीना वाला क्लॉज रेलेवेंट नहीं होता, ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्लॉज रेलेवेंट होता है। तो हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल वाली बात लिखेंगे। इन अकॉर्डेंस विद द अबव, द रिसीवेबल दैट आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विल बी क्लासिफाइड एज करेंट असेट। क्लोज। इंस्टीट्यूट ने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा, ऑल्दो आप एग्जाम के आंसर में इसको अवॉइड कर सकते हो। उन्होंने लिखा, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना से ज्यादा है
तो एक डिस्क्लोजर लगता है नोट्स ऑन अकाउंट्स में, वो देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन से वो कनेक्टेड बात नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रेलेवेंट था। सेकेंड आइटम, एडवांस टू सप्लायर। जो आंसर पैरा ए का था, मतलब रिसीवेबल का था, वही आंसर एडवांस टू सप्लायर का भी होगा। लिखा एज डिस्कस्ड इन पॉइंट ए अबव, advance to supplier for goods and services would be classified in accordance with normal operating cycle if it is given in relation to the goods or services in which the entity normally deals. Obviously advance to supplier हम creditor को माल के लिए एडवांस देंगे, और क्योंकि वो पैसा, वो माल हमको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर मिल जाने वाला है, हम ये मान रहे हैं, तो हम उसको करेंट असेट मानेंगे। देखो, इफ द एडवांसेस आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इट वुड बी क्लासिफाइड एज करेंट असेट। और फिर वही वाला बात, इफ द ऑपरेटिंग साइकिल एक्सीड्स 12 मंथ्स देन एडिशनल डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। तो रिसीवेबल और एडवांस टू सप्लायर के केस में ऑपरेटिंग साइकिल बिकम्स रेलेवेंट एंड वी अज्यूम, वी कंसीडर दैट दीज आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आइटम्स, तो इनको हम करेंट असेट मानेंगे। इनकम टैक्स रिसीवेबल, क्लियरली 12 महीना वाला क्लॉज इसके अंदर एप्लीकेबल होगा, ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लिखा इन्होंने कि classification of income tax receivable will be driven by paragraph 66C of Ind AS 1. ये 66C हम लोग नहीं लिख पाएंगे। Based on the expectation that the entity is going to realize the asset within 12 months after the reporting date, after the reporting period, then it will be classified as current asset, else it is a non-current asset. And last part, spare parts वगैरह, तो इन्होंने लिखा कि Ind AS 16 states that spare parts, standby equipment, servicing equipment, etc. If they meet the definition of property, plant and equipment, they are property, plant and equipment. Otherwise, they will be classified as inventory. So, if they are item of property, plant and equipment, they will be non-current assets. And if they are items of inventory, they will be classified as current asset. तो ये लिखने वाला क्वेश्चन आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एक्सेप्शनल आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, वेयर एज इंड AS 1 रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर मटीरियल आइटम्स, एंड हाउ दीज आर टू बी प्रेजेंटेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। डज दैट इंप्लाई दैट एक्सेप्शनल मीन्स मटीरियल? गिव एग्जाम्पल्स। हाउ शुड दीज बी प्रेजेंटेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स? अब हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि एक्सेप्शनल आइटम को इंड AS 1 में जो फॉर्मेट है उसके अंदर अलग से डिस्क्लोज करने बोला गया है, और जितने मटेरियल आइटम्स होते हैं आपको मालूम है कि उनको भी नोट्स ऑन अकाउंट्स में हम लोगों को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हर मटेरियल आइटम एक्सेप्शनल आइटम होता है? इसका आंसर है नो। नो, मटेरियल आइटम होता है और एक्सेप्शनल आइटम होता है। एक्सेप्शनल आइटम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम लोग डिस्कस किए थे उसको इंड AS 8 में भी, और अभी भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप जरा ध्यान से देखना। एक्सेप्शनल आइटम अलग से इंड AS में डिस्कस नहीं है, लेकिन पैराग्राफ अगेन छोड़ा जाए, इंड AS 1 रिक्वायर्स एन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस विच इज मटीरियल शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ये क्लियर है। फिर उन्होंने लिखा कि मटेरियल आइटम एज पर इंड AS 1 इंफॉर्मेशन इज मटेरियल। किसको मटेरियल बोलते हैं? कि अगर उसका हम लोग उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक से नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तो यूजर का जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा, या यूजर अपना ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो मटीरियलिटी जो होता है दैट इज बेसिकली आइटम के साइज और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन आइटम मटीरियल और कौन आइटम मटीरियल नहीं है। तो मटीरियलिटी इज ऑलवेज कि भाई जो भी लोगों के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे वो मटीरियल आइटम होता है। लेकिन फिर एक्सेप्शनल आइटम किसको बोलते हैं? आइए मैं एक्सेप्शनल आइटम के बारे में आपको डिफाइन करता हूं कि when the items of income and expense in the profit and loss from ordinary activities are of such size, nature or incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise, the nature and amounts of those items should be disclosed. क्लास में एक्सेप्शनल आइटम को लेकर के ये वाला पैराग्राफ मैंने अलग से डिस्कस किया है, और इसके 6-7 एग्जांपल्स हैं, आप यहां पे देखो। वन इज राइटिंग डाउन ऑफ द इन्वेंटरीज बिलो कॉस्ट, सेकेंड वन इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्टिविटीज,
थर्ड वन इज डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, लिटिगेशन सेटलमेंट्स और अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस। तो सर ये सारे आइटम क्या मटीरियल नहीं है? द आंसर इज जिनको हम लोग एक्सेप्शनल बोलते हैं, क्योंकि ये इन आइटम का इंसिडेंस, इंपैक्ट जो है वो इतना सिग्निफिकेंट होता है कि इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो फिर सर मटेरियल आइटम क्या हुआ? द आंसर इज मटेरियल आइटम वो होता है जो लोगों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो सर दोनों में डिफरेंस कहां पे है? आइए मैं आपको डिफरेंस यहां पे इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा मैं आपके सामने उसको पढ़ के सुनाता हूं कि ऑल मटेरियल आइटम्स आर नॉट एक्सेप्शनल आइटम्स। इन अदर वर्ड्स, exceptional items are those which meet the test of materiality and test of incidence. मटीरियल आइटम होता है साइज और नेचर के बेसिस पे। बड़ा साइज का आइटम, इंपॉर्टेंट नेचर का आइटम मटीरियल होता है जिनका नॉलेज लोगों के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। और साथ में अगर इंसिडेंस का तड़का लग जाए कि भाई इंपॉर्टेंट कितना है, तो वो आइटम एक्सेप्शनल बन जाता है। तो सर करना क्या है? एक्सेप्शनल आइटम को भी अलग से डिस्क्लोज करना है और मटेरियल आइटम को भी अलग से डिस्क्लोज करना है। अब एक बार मैं वापस क्वेश्चन में जाता हूं। इंस्टीट्यूट ने बोला हाउ शुड दिस बी प्रेजेंटेड इन दी, पहले तो उन्होंने बोला कि क्या एक्सेप्शनल आइटम मटेरियल है या मटेरियल और एक्सेप्शनल आइटम सेम है? द आंसर इज मटेरियल आइटम जब इंसिडेंस का टेस्ट पास कर लेता है तो वो एक्सेप्शनल आइटम बन जाता है। और दूसरा बात रहा कि कैसे प्रेजेंट करना है, तो एक्सेप्शनल आइटम को भी अलग से प्रेजेंट करना पड़ता है और मटेरियल आइटम को भी नोट्स ऑन अकाउंट्स में अलग से दिखलाना पड़ता है। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं इंड एस 1 में अलग से ऐड किए गए, और मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलना चाहता हूं कि अगर ये दोनों क्वेश्चन को हम अलग से डिस्कस नहीं भी करते तो भी आप आराम से इसके बारे में एग्जाम में अपीयरेंस माने एग्जाम में आप इसको लिख के आ पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब आइए इंड एस 34 स्टार्ट करते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्या नए क्वेश्चन आए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 बुक का ही क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपके सामने रीड करता हूं। चलो। While preparing the interim financial statements for the half year ended on 30th of September 2022, an entity discovers that a material error, that is an improper expense accrual in the interim financial statement for the period ended 30th of September 2021 and the annual financial statements for the year ended 31 March 2022। फर्स्ट हाफ ईयर में और पूरा जो फुल ईयर में एक अक्रूड एक्सपेंस को रॉन्गली ट्रीट किया गया है। अक्रूवल का प्रॉपर मतलब अक्रूवल नहीं किया गया, जो एक्सपेंस अक्रू हो गया था जितना उतना नहीं लिखा गया। द एंटिटी डजंट इंटेंड टू रीस्टेट द कंपेरेटिव अमाउंट फॉर द प्रायर पीरियड्स प्रेजेंटेड इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट बिलीव्स दैट it would be sufficient to correct the error by restating the comparative in the annual financial statement for the year ended 31st March 2023। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं बनाऊंगा, कंपनी बोल रही है, तो मैं पिछला साल का बैलेंस शीट को P&L को रीस्टेट कर दूंगा, लेकिन जब मैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट 6 महीना का बनाऊंगा इस साल माने 2002-03 में, तो पिछला वाला इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेरे को रीस्टेट करने का जरूरत महसूस नहीं होता। इज दिस एक्सेप्टेबल? डिस्कस दिस इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस। द आंसर इज नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कोई एरर है, ऑब्वियसली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप एरर को रेक्टिफाई करोगे ही, लेकिन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वो एरर रेक्टिफाइड होना चाहिए। और पिछला जैसे करेंट इंटरिम पीरियड में जब आप 2022-23 का इंटरिम फर्स्ट 6 मंथ का P&L बनाओगे, उसके साथ जो कंपेरेटिव दोगे पिछला साल का, वो भी प्रॉपरली रीस्टेटेड होना चाहिए, रेक्टिफाइड होना चाहिए। वही रूल लगता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो रूल लगता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त भी वही रूल यूज होता है। आइए इंस्टीट्यूट इसको कैसे लिखता है पढ़ते हैं।
इंड एस 8 का हवाला देकर के बोलता है कि एंटिटी शैल करेक्ट द मटीरियल प्रायर पीरियड एरर्स retrospectively in the first set of financial statements approved for the issue and after the discovery by restating the comparative amount of prior periods presented in which the error occurred. Mistake है, प्रायर पीरियड का एरर है, इंड एस 8 का हवाला देना पड़ेगा, आपने दिया. ये वाला पैराग्राफ का जरूरत नहीं है. फिर उन्होंने बोला इंड एस 34 बोलता है कि करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर as an example of events or transactions which need to be explained in an entity's interim report if they are significant to the understanding of the changes in the financial position and performance of the entity since the end of the last annual reporting period. ये वाला पैराग्राफ भी आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. उन्होंने सिर्फ ये बोला कि भाई अगर ऐसा कोई भी चीज है जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्क्लोज करना है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी. फिर एक लाइन लिखा कि while judgment is always required in assessing the materiality, भाई प्रायर पीरियड आइटम है, मिस्टेक है, तो जजमेंट रिक्वायर्ड है. दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड bases the recognition and disclosure decision on data for the interim period by itself for reasons of understanding of the interim figures. मतलब कहने का मतलब है कोई चीज अगर इंटरिम पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है. For example, unusual items, changes in accounting policies or estimates, errors are recognized and disclosed on the basis of materiality in relation to the interim period data to avoid misleading inferences that might result from the non-disclosure. The overriding goal is to ensure that, देखो ये वाला point, an interim financial report includes all information that is relevant for understanding an entity's financial position एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड. जो मैंने पहला पार्ट में बोला कि मुझे इंटरिम पीरियड का फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी रीस्टेट करना पड़ेगा. यहां देखो फाइनल कंक्लूजन, इन व्यू ऑफ द अबव द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर एंड रीस्टेट द कंपेरेटिव अमाउंट ऑफ या इन द इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30th of September 2022. तो सर इतना सारा डिटेल तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे. मटीरियल इंपॉर्टेंट बात लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. While preparing the interim financial statements for the half year ended on 30th of September 2021, an entity notes that there has been an under accrual of certain expenses in the interim financial statements for the first quarter ended on 30 जून 2021. 21 बोलता हूं मैं इसको. हाँ, मतलब अप्रैल से लेकर के जून 2021 का 2021 का, माने आप ये बोल दो 2021 नहीं 21-22 है ना. हाँ 21-22 का. तो अप्रैल टू जून 21-22 जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें कोई अंडर अक्रूवल हुआ है. The amount of under accrual is assessed to be material in the context of interim financial statements. However, it is expected that amount would be material. However, it is expected that the amount would be immaterial in the context of annual financial statements. Again, ये बोल रहा है कि एक एरर है, एक अंडर अक्रूवल हुआ है, मान लो 4 लाख रुपया का हुआ है अंडर अक्रूवल. तो बोलता है वो 4 लाख रुपया का जो अंडर अक्रूवल है वो क्वार्टरली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए तो मटेरियल है, लेकिन एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो मटेरियल नहीं है, छोटा अमाउंट है. आगे बोलता है द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो नीड टू करेक्ट द एरर इन इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडरिंग द अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या मैनेजमेंट का व्यू एक्सेप्टेबल है? द बिग आंसर इज नो. वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो ऊपर वाला था वही क्वेश्चन, उसी तरह से आपको आंसर यहां पर भी लिख करके देना है कि मटीरियलिटी का जो जजमेंट है, जब मैं क्वार्टरली फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं क्वार्टरली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के व्यू पॉइंट से ही मटीरियलिटी को जज करूंगा. अगेन सेम पैरा जो इंड एस 8 वाला वहां लिख करके दिया
कि financial statements do not comply with the Ind AS if they contain material or immaterial errors made intentionally to achieve a particular, माने एरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये मेन बात है, ये एग्जाम में आपको लिखना है। एज रिगार्ड्स द असेसमेंट ऑफ मटीरियलिटी ऑफ एन आइटम इन प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, Ind AS 34 states that while judgment is always required in assessing the materiality, this standard bases the recognition and disclosure decision on the data for the interim period by itself for the reasons of understandability of interim figures. Thus, for सेम चीज लिखा, ऊपर वाले में भी लिखा था। Thus, for example, unusual changes, unusual item, changes in accounting policies or estimates and errors are recognized and disclosed on the basis of materiality in relation to interim period data to avoid misleading inferences that might result from non-disclosure. अल्टीमेट बात है कि भाई जब मैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो गोल यही है मेरा कि भाई हम वो सारा इंफॉर्मेशन देंगे जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझ में आने के लिए जरूरी हो। मटेरियलिटी के बारे में ये एक तो पैराग्राफ आप इग्नोर मार सकते हो। एज पर द अबव, व्हाइल मटेरियलिटी जजमेंट्स ऑलवेज इन्वॉल्व अ डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, द ओवरराइडिंग गोल इज टू एंश्योर दैट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट includes all the information that is relevant for understanding the financial position and performance of the entity during the interim period. It is therefore not appropriate to base quantitative assessment of materiality, important बात है, on the projected annual figures while evaluating errors in the interim financial statements. Accordingly, the management is required to correct the error in the interim financial statements since it is assessed to be material in relation to the interim period data. So ये हुआ बच्चों दो क्वेश्चन जो इन्होंने Ind AS 34 पे नया ऐड करके दिया। दोनों क्वेश्चन का स्टाइल सिमिलर था। ओके, एक में मटीरियलिटी को लेकर के क्वेश्चन था और एक में एरर के रेक्टिफिकेशन को लेकर के बहस था, पर दोनों का जो मेन लब्बो लुआब था, जो दोनों का मेन कॉन्टेक्स्ट था, वो एक ही था। अब आइए हम लोग Ind AS 7 पे चलते हैं। Ind AS 7 का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एक्टिविटीज एज पर Ind AS 7। कैश पेड टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश पेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, असेट से रिलेटेड है, बोरोइंग्स रीपेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश पेड टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लोन टू डायरेक्टर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बोनस शेयर इश्यूड, नो कैश फ्लो, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, cash received from debtors, operating activities, proceeds from sale of property, plant and equipment, investing activity, depreciation of property, plant and equipment, no cash flow, advance received from customers, operating activity, purchase of goodwill, investing activity, लेकिन वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या बिजनेस जो एक्विजिशन होता है, आप बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसके थ्रू से आप जो पेमेंट करते हो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आता है। पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट, अब ये पता नहीं प्रोमिसरी नोट किस कॉन्टेक्स्ट का है, तो हम लोग नॉर्मली समझेंगे भाई प्रोमिसरी नोट का पेमेंट है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन रीपेमेंट हम कर रहे हैं। आइए इंस्टीट्यूट का आंसर डिस्कस करते हैं। कैश पेड टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग, बोरोइंग रीपेड, फाइनेंसिंग, सप्लायर का पेमेंट, ऑपरेटिंग, लोन टू डायरेक्टर, और लोन टू डायरेक्टर, मेरे से गलती हुआ, मैंने लोन टू डायरेक्टर को फाइनेंसिंग बोला, मुझे लगा ये लोन फ्रॉम डायरेक्टर है। लोन टू डायरेक्टर, यस दैट इज इन्वेस्टिंग, ब्याज के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से एरर एग्जाम में हो जाएगी बच्चों आपसे। बोनस शेयर इशूड, नो कैश फ्लो, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग, डेटर से पैसा मिला, ऑपरेटिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग, डेप्रिसिएशन, नो कैश फ्लो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ऑपरेटिंग, गुडविल, इन्वेस्टिंग, पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट, फाइनेंसिंग। उन्होंने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही लिखा।
तो अब ये क्वेश्चन नया ऐड किया, लेकिन इसमें क्या तो नया था। सो एज सच हम लोग क्योंकि इस इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल को पूरा ही कवर करते हैं, तो नया जो भी सम आया उनको कवर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कर रहा हूं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो अगर मैं क्लास अलग से लेकर के नहीं भी कवर करता, माने अगर मैं नहीं भी कवर करता तो आप आराम से एग्जाम में लिख पाते। ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था जो मैं नहीं कवर करता तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक सब्सिडरी है बिल्डवेल लिमिटेड, वन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ बिल्डवेल लिमिटेड सबमिटेड टू सेंट्रल फिनांस इट्स समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट 31 मार्च 2023। एक्स को 2 मान लेना। सेल्स 252 lakhs, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेप्रीसिएशन, सैलरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन रिकरिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, टोटल, रिटेन्ड अर्निंग ब्रॉट फॉरवर्ड, टोटल, डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड एंड पेड, क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस है, ऑल्दो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाया हुआ नहीं है, बट प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझने में प्रॉब्लम हो। आगे लैंड का फिगर दिया है 480,960, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट दिया है 365760, कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, एडवांसेस, शेयर कैपिटल, पी&एल का ये जो फिगर है ये वहीं से 1518 और 1638 आप अगर देखोगे तो ये वही फिगर है। देखो, ओपनिंग प्रॉफिट 15,18,000, क्लोजिंग प्रॉफिट 16,38,000। तो इसका कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो आप इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो डिटेल ले सकते हो। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेएबल और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन रिलेटिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग, माने बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। आगे लिखता है एक इक्विपमेंट हमने बेचा, याद है उसमें प्रॉफिट हुआ था इन लोगों को 1,20,000 का, जो उस वक्त हम लोग देख रहे थे। तो वो 7,20,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था, उसमें 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था। कितना में बेचा था हम लोगों को पता करना है, और इंपॉर्टेंट बात है कितना में बेचा तो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ वो तो पता करना ही है। उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना था कि WDV कितना था ये पता करेंगे, तब जाके उसमें 1,20,000 ऐड करेंगे तो सेल का फिगर आएगा। बिकॉज उन्होंने हम लोग को बताया ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड वह 7,20,000, हमको चाहिए WDV कितना था। बिकॉज जितना WDV था उससे 1,20,000 रुपया एक्स्ट्रा में बेचे हैं, क्योंकि 1,20,000 रुपया हमारे P&L में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट आया है। तो सर जो असेट बिका उसका डेप्रीसिएशन कितना था ये कैसे पता करेंगे? आंसर इज इस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को चेक करके। कैसे? ओपनिंग डेप्रीसिएशन 12 लाख रुपया था, ये ओपनिंग फिगर है ना, हाँ ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब आप देखो ओपनिंग डेप्रीसिएशन 12 लाख है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और ड्यूरिंग द ईयर का जो डेप्रीसिएशन है वो P&L में 6 लाख है। मैं एक बार वापस आता हूं, देखो ढंग से, ये 6 लाख के डेप्रीसिएशन को ध्यान दो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 12 लाख का ओपनिंग डेप्रीसिएशन है प्रोविजन, 6 लाख हम इस बार डाला तो 18 लाख हो गया। 18 लाख रुपया का प्रोविजन गिर के 13,20,000 हुआ क्योंकि मैंने एक असेट बेचा। अगर मैं असेट बेचा नहीं होता तो ओपनिंग 12 लाख, करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन 6 लाख, तो क्लोजिंग 18 लाख हो जाता। बट 18 लाख नहीं होके दैट इज 13,20,000। दैट मीन्स 18 माइनस 13 20, 4,80,000 इज दी depreciation of that sold building and equipment. Because of that building and equipment sold, आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 18 लाख से 13,20 हो गया, तो 4,80,000 उस असेट का डेप्रीसिएशन है। अब अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो 7,20,000 मेरा उस इक्विपमेंट का कॉस्ट था, 4,80 उसका डेप्रीसिएशन था, 2,40,000 WDV था, हमने 1,20,000 रुपया प्रॉफिट में बेचा, यानी 3,60,000 रुपया उस असेट को बेच के हमको पैसा मिला।
तो सर ये पूरा वर्किंग नोट हमको प्रेजेंट करके देना पड़ेगा? आंसर इज यस। बाकी सारा कैश फ्लो हम लोग कैसे बनाएंगे आपके साथ अभी मिल करके मैं बनाऊंगा, आप मेरे साथ खाली गो थ्रू करिए। आपको पेन पेपर पे नहीं, आप पेन पेपर पे घर पे बैठ करके बना लीजिएगा, हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो पहले ये 3,60,000 का वर्किंग नोट देखिए। ये देखिए डिप्रीसिएशन का लेजर बना दिया, 12 लाख, 6 लाख 18 लाख माइनस 13,20,000, तो वो सेल ऑफ असेट वाला डिप्रीसिएशन। ठीक है, आप वर्किंग नोट करके भी बना सकते हो, लेजर नहीं भी बनाने से चलेगा। फिर उन्होंने बोला देखो 7,20,000 मेरा ओरिजिनल कॉस्ट था, 480 डिप्रीसिएशन था, 240 WDV, प्रॉफिट हुआ 120 और 3,60,000 में मैंने बेचा। तो ये जो 3,60,000 का कैश फ्लो है ये आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ बिल्डिंग बोल करके या सेल ऑफ इक्विपमेंट बोल करके दिखलाना पड़ेगा। ओके, आइए कैश फ्लो डिस्कस करते हैं। इस सम का कैश फ्लो हम लोग बनाते हैं। आप मेरे साथ खाली कैलकुलेटर रखिएगा, साथ साथ कैलकुलेशन कीजिएगा। तो हमको सबसे पहले चाहिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये रहा देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,20,000 का। ये रहा देखो टैक्सेस 8,80,000 का। अब सर ये जो नॉन रिकरिंग इनकम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो ये आपको मालूम है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो हम लोग कैश फ्लो से उसको हटा देंगे। तो सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना लिखना है आपको? 720 प्लस 880, आप 16 लाख रुपया लिख सकते हो। अगर आप 16 लाख रुपया लिखोगे तो फिर आपको 120 को हटा के दिखाना नहीं होगा, बिकॉज 120 16 लाख में इंक्लूडेड ही नहीं है। नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप 17,20,000 लिख दो। 720 तो है ही जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, 8,80,000 प्रोविजन फॉर टैक्स उसमें ऐड कर दिया, 16 लाख हो गया। 16 लाख प्लस 120 कर दिया तो 17,20,000 हो गया। तो इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जब शुरुआत किया तो उन्होंने 17,20,000 रुपया लेकर के शुरुआत नहीं किया, 16 लाख लेकर के शुरुआत किया। तो 16 लाख लेकर के शुरुआत किया, इसलिए उन्होंने जो वो 1,20,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट है उसको माइनस नहीं किया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो आप 17,20,000 लेके शुरुआत करोगे और लेस करते समय लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, क्योंकि नॉन कैश आइटम हटाया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हटाना पड़ता है, तो 1,20,000 हटाओगे तो वही 16 लाख आ जाएगा। एड बैक करोगे नॉन कैश आइटम, देयर इज ओनली वन नॉन कैश आइटम डिप्रीसिएशन, ऐड करोगे तो 22 लाख, यू कॉल इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखना है, डेटर्स में, एडवांसेस में, क्रेडिटर्स में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। फंडा आपको याद होगा, करेंट असेट अगर बढ़ रहा है तो आउटफ्लो है, अकॉर्डिंगली करेंट असेट बढ़ रहा है, डेटर बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, वो आउटफ्लो है। डेटर गिरा तो पैसा आ गया, अकॉर्डिंगली बाकी सारा निकल के आ जाएगा। तो ये 4 डिफरेंसेस आओ एक एक करके देखते हैं। डेटर्स 2640 से 960 हो गया, तो कितने रुपए का इनफ्लो हुआ? 16,80,000 का। तो 16,80,000 का इनफ्लो डेटर में, इन्वेंट्री में आउटफ्लो है 1680 माइनस 1860, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ गया तो 180 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कैश को हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं, याद होगा। एडवांसेस 78 से 90 हो गया, करेंट असेट बढ़ रहा है तो 12,000 रुपया का आउटफ्लो। तो 2 आउटफ्लो 180 एंड 12, एक इनफ्लो 16,80,000। आइए चेक कर लेते हैं। 1680 इनफ्लो, 12,000 एंड 180 आउटफ्लो। अब आइए लायबिलिटी साइड में देखते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का 2 ही आइटम है, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर में 24 लाख हैज बिकम 2340, तो क्रेडिटर का पेमेंट हो गया है 60,000 का आउटफ्लो,
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया है 2,40,000, 240 बिकेम 480। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। तो 2,40,000 इज योर इनफ्लो। तो आओ इन दोनों को चेक कर लेते हैं। $2,40,000 इज इनफ्लो और क्रेडिटर जो गिर गया था दैट इज एन आउटफ्लो। अगर इसका टोटल कर दोगे तो वी गेट कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो स्टार्ट किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 17,20,000 लेके स्टार्ट करोगे तो 120 माइनस करना होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट और 6 लाख ऐड करना होगा डेप्रीसिएशन के नाम का। और 16 लाख से स्टार्ट किया इंस्टीट्यूट तो चलेगा 22 लाख रुपए। हालांकि मैं 17-20 वाले फंडा में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता, बट इट्स ओके, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब आइए टैक्सेस पेड निकालते हैं। तो टैक्सेस पेड के लिए हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स का फिगर देखना पड़ेगा। ये देखिए इनकम टैक्स पेएबल, ओपनिंग 1,20,000, क्लोजिंग 132। और P&L में प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? P&L में प्रोविजन फॉर टैक्स है 8,80,000। तो कितना टैक्स पेमेंट किए? तो मैं बोलूंगा अपना ओपनिंग में था 1,20,000 इनकम टैक्स पेएबल, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1,20,000। इस बार का प्रोविजन बनाया 8,80,000, टोटल इज 10 लाख, उसमें से 132 अभी भी पेड नहीं हुआ। तो वी हैड पेड 8,68,000। ये रहा 8,68,000 विच इज एन आउटफ्लो। टोटल किया तो 30 लाख रुपया। तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। आप यहां पे प्लीज लिखना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 30 लाख आउटफ्लो। अब आइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो सेल ऑफ इक्विपमेंट का 3,60,000 हम आपको पहले ही बता दिए थे कैसे कैलकुलेट किया गया। अब इन दोनों का बैलेंस शीट से पता चलेगा। लैंड ओपनिंग 4,80,000 था, 9,60,000 हो गया। तो लैंड पे तो डेप्रीसिएशन का झमेला नहीं है, सीधा 4,80,000 का परचेज। तो परचेज ऑफ लैंड 480 ब्रैकेट में लिख दोगे। बिल्डिंग देखो 36 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, कैलकुलेटर पे 36 लाख लिखो और ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इसका अलग से बैलेंस शीट में दिया हुआ है। यहां देखो तो 36 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट था बिल्डिंग का। इसमें से एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। 36 लाख का, अरे यार बार बार प्रॉब्लम हो रही है। ओपनिंग बैलेंस था 720, मैंने बेच दिया तो 36 में से 720 माइनस कर दो, कॉस्ट वाइज देखना पड़ेगा बिकॉज प्रोविजन अलग से है। 2880। नाउ दिस 2880 हैज बिकम 5760। दैट मीन्स 28,80,000 का नया परचेज हुआ है बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट में। तो ये देखो 28,80,000 का बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट में परचेज है। नेट आया, टोटल कर दिए, ये भी 30 लाख रुपया आंसर आया। अब हम लोग फिनांसिंग एक्टिविटी देखते हैं। तो फिनांसिंग एक्टिविटी में बैलेंस शीट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक तो आपको डिविडेंड पेड जो ऊपर में P&L में लिखा था वो दिखाना पड़ेगा और बाकी आप बैलेंस शीट में देखो लोन और इक्विटी को। ये देखिए शेयर कैपिटल 36 लाख था, 44,40,000 हो गया। तो कितना नया कैपिटल इशू हुआ? 36 माइनस 4440 दैट इज 8,40,000। तो ये फिनांसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिखना है। प्रॉफिट लॉस का तो ऑपरेटिंग से मतलब था, कर दिए। पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर दिए। इनकम टैक्स का काम हो गया, डेप्रिसिएशन काम हो गया। तो और यहां फिनांसिंग लोन है नहीं, तो फिनांसिंग एक्टिविटी में और कुछ आएगा नहीं। एक ये और एक डिविडेंड पेड जो P&L में था ना, डिविडेंड पेड P&L में था डिविडेंड पेड, ये रहा 7,20,000। सो ओनली 2 आइटम्स आर गोइंग टू फीचर अंडर दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो का पोर्शन। लेट मी शो यू। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 8,40,000, डिविडेंड पेड 7,20,000। इश्यू इनफ्लो है, डिविडेंड पेड आउटफ्लो है, ब्रैकेट में लिखा, नेट में 1,20,000 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टोटल जोड़ा 1,20,000। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आओ बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग को चेक कर लेते हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 6 लाख। ड्यूरिंग द ईयर का कैश फ्लो 1,20,000 हुआ था, टोटल ही 7,20,000। तो ये कैश फ्लो में और भी सम्स हैं,
मैं बाकी जो कैश फ्लो के सम्स हैं, 2 सम और उन्होंने नया ऐड किया है, 1 मिनट रुको मुझे देखने दो। ये सम हमने बना दिया। एक क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने ऐड किया है और एक बस क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने एक और ऐड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं वो नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा। आज का क्लास इतना ही। इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, इंड एस 1 का 2 क्वेश्चन, इंड एस 34 का 2 क्वेश्चन और कैश फ्लो का 2 क्वेश्चन। तो टोटल 6 क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने कराया। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।